जो मैं आपसे बात कर रहा था वो ये थी कि अगर हमने 100 एटम्स फिल किए हुए हैं जो कि रेडियो एक्टिव एटम, ठीक है। तो जाहिर है अगर ये रेडियो एक्टिव एटम्स हैं तो इन्होंने डिके करना है, राइट? डिके तो ये करेंगे। अब डिके करने में अगर फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि हम इनका ना टाइम मेजर करते हैं, तो हमें ये तो नहीं पता कि फॉर एग्जांपल ये 100 एटम्स हैं, ठीक है, तो इनमें हम नंबरिंग कर लेते हैं। ये फर्स्ट आइटम है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ, इस तरह ये पूरे 100 है, ठीक है। कौन सा डिके करेंगे? मे बी 1 डिके करे, मे बी 7 करे, मे बी 8 करे। लेकिन हम ये जरूर पता कर सकते हैं कि कितने डिके हो चुके हैं और कितने बचे हैं। वो कैसे है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम मान लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल विद इन 10 मिनट्स ये 100 में से 50 हो गए। कितने हो गए? 50 हो गए। तो 10 मिनट्स बिकम्स दी हाफ लाइफ, जिसे कहते हैं आधी जिंदगी। अब इसका क्या मतलब है? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये भी। Half life is the time that is taken by radioactive atoms or nuclei to become half of the original value. पहले कितने थे? 100, अब कितने हो गए? 50। डू यू गाइस गेट दिस? यस। इसमें कोई मस्ते की बात तो नहीं है ना? तो इसके क्वेश्चंस भी गलत नहीं होने चाहिए, ये ध्यान में रखना। अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि 10 मिनट्स में 50 हो गए थे, तो फिर नेक्स्ट 10 मिनट्स में कितने हुए? जाहिर है 25 हो जाएंगे, 25। है ना? फिर नेक्स्ट 10 मिनट्स में कितने हुए? तो अब आंसर सोचते हैं बच्चे 12.5, जो कि पार्ट ऑफ दैट इज करेक्ट, बट 12.5 एटम्स नहीं हो सकते। यू नो, 12 एटम्स हो सकते हैं, 12 के बाद 13 हो सकते हैं, लेकिन 12.5 नहीं हो सकते। तो 25 के बाद जो बचेंगे वो क्या बचेंगे? 12। फिर नेक्स्ट 10 मिनट्स में क्या होगा? 6। नेक्स्ट 10 मिनट्स में 3। नेक्स्ट 10 मिनट्स में 1। नेक्स्ट 10 मिनट्स में 0। तो इसको टोटल डिके होने में कितना टाइम लगा? तो अब काउंट कर लो। 10, राइट, 20, 30, 40, 50, 60 और 70 मिनट्स लगे। ये बताइए, बात समझ में आई? यस। तो कर्व बना हुआ है वो भी समझ में आना चाहिए। अब इससे कर्व किस तरह से समझ में आना चाहिए? कर्व इस तरह से समझ में आना चाहिए कि इनिशियली जब एटम ज्यादा थे, 100 थे, तो डिके भी ज्यादा हो रहे थे। क्या मतलब है सर? 100 के बाद 10 मिनट के अंदर अंदर 50 एटम सिर्फ बचे हैं, यानी कि 50 तबाह बर्बाद हो चुके हैं। कितनी स्पीड से डिके हुए हैं। लेकिन फिर मजीद 10 मिनट जब हम वेट करते हैं तो अब 50 में से सिर्फ 25 ही बचे और बाकी 25 तबाह हुए हैं। दैट मीन्स स्पीड तो हाफ हो गई ना। इनिशियली 50 एटम्स डिके हो रहे थे, अब 25 हुए हैं। उसके बाद फिर आगे आ जाओ तो फिर तो सिर्फ 7 एटम्स डिके हो रहे हैं। फिर और आगे आ जाओ, फिर तो 2 एटम्स डिके हो रहे हैं। फिर और आगे आ जाओ, फिर 1। फिर और आगे आ जाओ, फिर एक ही, बस एक ही पूरे 10 मिनट में। तो एज टाइम इज इंक्रीजिंग, the speed at which they decay is decreasing. You guys get this? यस। पक्की बात है। यस। नाइस नाइस। तो ये हो गया एक्टिविटी। अब आते हैं इसको समझते हैं। तो इसमें वही बात लिखी हुई है, रेट एट व्हिच रेडियोएक्टिव आइसोटोप decay is measured in half life. The term half life is defined as the time it takes for one half of the atoms of a radioactive material to disintegrate to a daughter nuclei. Daughter nuclei कहते हैं उस न्यूक्लियर को जो आफ्टर डिटेक्शन या आफ्टर डिके बचेगा या बनेगा। तो अब अगर आप इस फिगर को देखो, मैं 2 मिनट के लिए चुप होऊंगा तो आप देखना आपको क्या समझ में आता है इससे। फिर आप मुझे बताना इसकी हाफ लाइफ क्या है। नाउ दिस स्टार्ट्स।
अच्छा आप बताएं मुझे कि हाफ लाइफ क्या है। 4 सर 4 hours। फोर। फोर, अच्छा हाँ ये तो नहीं पता कि 4 आवर्स है क्या है। तो 4 है हाफ लाइफ, ये बात समझ में आती है। अब आवर्स है मिनट्स है जो भी है, लेकिन 4 है। हम्म। और ये कितनी देर में टोटल खत्म हो रहा है? 24 के अंदर जाके, 24 मिनट्स के अंदर जाके ये डिके हो रहा है, जो ओरिजिनली 100 थे, राइट। हम्म। अच्छा अब आ यस। जाते हैं उस चीज के ऊपर जो मैं आपसे बात कर रहा था, अल्फा डिके, बीटा डिके और गामा डिके। तो जब भी एक न्यूक्लियस, देखो अब ये फिगर भी समझा रही है, जब भी एक न्यूक्लियस डिके होगा तो इसमें से रेडिएशन एमिट होगी। खुद ही होगी, ये देखो खुद ही हो रही है, किसी ने कुछ नहीं किया इसके साथ। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन अ डिके। देयर वाज अ न्यूक्लियस एंड इट डिकेज। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि वो न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। क्यों अनस्टेबल होता है? क्योंकि वो बहुत हैवी होता है, उसके अंदर बहुत ढेर सारे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स घुसे हुए होते हैं, फंसे हुए होते हैं, एक दूसरे के ऊपर वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो वो हट जाता है, फिर न्यूक्लियस उसमें से बाहर आ जाता है। तो अगर अल्फा डिके शो करना है तो दिस इज व्हाट वी डू, दैट्स द अल्फा इक्वेशन। क्या याद करना है? सिर्फ दो चीजें। जब भी अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है तो अल्फा पार्टिकल को ऐसे एक तो इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट करता है। इस अल्फा पार्टिकल का खुद का चार्ज 2 होता है, मास 4 होता है। अब क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल केमिस्ट्री में हीलियम न्यूक्लियस होता है, तो इसकी जगह पे हम हीलियम भी यूज कर लेते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, नो हार्म। दैट मीन्स दुनिया का कोई भी सब्सटेंस है जिसने अल्फा डिके किया है, फॉर एग्जाम्पल एक सब्सटेंस है वाई, उसका चार्ज था 100 और उसका मास था 200, उसने अल्फा डिके किया है, तो अब वो वाई नहीं रहेगा, जेड बन जाएगा, या वाई नहीं रहेगा, एक्स बन जाएगा, या वाई नहीं रहेगा, कोई और बन जाएगा इंसान। लेकिन चार्ज उसका 2 यूनिट्स कम हो जाएगा और मास उसका 4 यूनिट्स कम हो जाएगा, क्योंकि बाकी 4 और 6 लेके कौन चला गया होगा? अल्फा चला गया होगा कहीं इधर उधर। ये बताओ, ये बात समझ में आती है? यस। पक्की बात है। जी सर। अब आ जाते हैं बीटा डिके। बीटा डिके होता है तो क्या होता है? बीटा डिके होता है तो मास के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, बस चार्ज 1 यूनिट बढ़ जाता है। क्या होता है? चार्ज 1 यूनिट बढ़ जाता है, मास के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सवाल ये कि सर ये कौन सी मतलब केमिस्ट्री आप पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, जिसमें एक तो ये कि न्यूक्लियस टूटा है, ठीक है, चलिए न्यूक्लियस टूटा हमें समझ में आया, एक अच्छा भला न्यूक्लियस था, उसमें से कुछ रिलीज हो गया तो अल्फा था, हमें समझ में आ गया, ठीक है वो। अभी ये समझ में आया था, अब आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब आप कह रहे हैं कि एक न्यूक्लियस है जो टूटेगा और जो नया न्यूक्लियस भाई बनेंगे उसका चार्ज पुराने वाले से ज्यादा होगा। जी मैं यही कह रहा हूँ, यही कह रहा हूँ एक्जैक्टली। अगर इसका चार्ज 10 था तो इसका 11 हो जाएगा। अगर इसका फॉर एग्जाम्पल जो है वो 100 था तो इसका टूटने के बाद चार्ज 10, तो दिस डजंट ऐड अप, राइट? व्हेन यू से डिके सो इट शुड डिक्रीज, राइट? डू यू गाइस गेट दिस? दैट्स द क्वेश्चन, कि भाई प्रॉब्लम समझ में आना चाहिए कि इसमें मुसीबत क्या है। डिके होने के बाद तो कम होने, ये बढ़ क्यों रहा है? बात समझ में आई? तो अब इसका जो क्वेश्चन यस। है उसका क्या आंसर है? उसका आंसर बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो देखो सबसे पहले तो एक समझना पड़ेगा न्यूट्रॉन किसे कहते हैं। तो यहाँ से आप आके जब एएस में आ जाएंगे तो हम इसके अंदर डीपर डाइव करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं कि न्यूट्रॉन बना होता है, बेसिकली न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है ना। तो न्यूट्रल वो इसलिए होता है क्योंकि न्यूट्रॉन कॉम्बिनेशन होता है एक इलेक्ट्रॉन का और एक एंटी इलेक्ट्रॉन जिसे कहते हैं पॉजिट्रॉन। तो न्यूट्रॉन दो चीजों का मिक्सचर होता है, यानी कि अगर मैं न्यूट्रॉन दिखाऊंगा ना, अब आप कहेंगे कि सर न्यूट्रॉन कैसे मिक्सचर होता है? जी न्यूट्रॉन भी मिक्सचर होता है, इवन पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन भी मिक्सचर होते हैं, इवन प्रोटॉन्स और, हाँ प्रोटॉन्स भी मिक्सचर होते हैं। ये सारा हम जाके एएस में पढ़ते हैं, लेप्टॉन्स होते हैं, हेड्रॉन्स होते हैं, क्वार्क्स होते हैं, म्यूऑन्स होते हैं, क्या ये सब पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना सा गाते रहे कि न्यूट्रॉन अगर बना हुआ है ना तो इसमें दो हिस्से होंगे, दो चीजें होंगी। ग्लू होगा, वो ग्लू लगा हुआ होगा, एक होगा इलेक्ट्रॉन और एक होगा पॉजिट्रॉन। तो अब क्वेश्चन इज, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर भी है? जी है। फर्स्ट इन्वेंशन हो गई आज साइंस की कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर भी होता है, लेकिन वो कंबाइंड फॉर्म में होता है, फ्री फॉर्म में नहीं होता, इसलिए हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज मैटर नहीं करती।
दूसरा ये क्या है सर, पॉजिट्रॉन। जी, पॉजिट्रॉन इज एग्जैक्ट अपोजिट टू एन इलेक्ट्रॉन। तो सर हम तो सारी जिंदगी ये कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है, और एक होता है प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। बिल्कुल सही कहते आए हैं, बिल्कुल सही है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के अनइक्वल अपोजिट्स हैं। अब ये अनइक्वल अपोजिट्स का क्या मतलब है भाई, ये एक दूसरे के सही से अपोजिट्स नहीं है। सही से अपोजिट होने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन बहुत लाइटर पार्टिकल होता है, बहुत नन्ना मुन्ना सा होता है, चूजा सा होता है। प्रोटॉन बहुत हैवी होता है, बहुत मैसिव होता है, बहुत बिग होता है, बहुत जाइजेंटिक होता है। इनका कोई कंपैरिजन ही नहीं होता। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से तकरीबन 1840 गुना ज्यादा भारी होता है, वजनी होता है। तो चार्ज सेम और चार अपोजिट होने से कोई मतलब चीजें इक्वल थोड़ी हो जाती हैं। तो एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन जैसा, बट इलेक्ट्रॉन का अपोजिट चार्ज रखने वाला जो पार्टिकल होता है वो इलेक्ट प्रोटॉन नहीं होता, वो पॉजिट्रॉन होता है। यू गाइस गेट दिस? यस। अब बेसिकली जब भी बीटा डिके होता है ना, तो कहानी अब यहां से समझ में आएगी। वो क्या होता है, जब बीटा डिके होता है तो एक्चुअली न्यूक्लियस को कुछ भी नहीं होता। न्यूक्लियस अपनी जगह पे रहता है, लेकिन उस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद एक न्यूट्रॉन फट जाता है, टूट जाता है। और वो टूटता इस तरह से है कि ये जो बाउंड्री, ये जो ग्लू लगी हुई थी ना, ये सेपरेट हो जाती है। दैट मीन्स उससे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, और एक क्या रिलीज होता है, पॉजिट्रॉन। और वो पॉजिट्रॉन उस न्यूक्लियस के अंदर ही ट्रैप्ड रहता है, वो रिलीज बाहर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सारे पॉजिटिव चार्जेस हमेशा एक एटम में न्यूक्लियस के अंदर ही रहते हैं। तो इवेंचुअली जो चीज हमें नजर आती है, रिसीव होती है आउटर एंड पे, वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि पॉजिट्रॉन भी निकला था, लेकिन पॉजिट्रॉन, अच्छा मैं अगर आपको डायग्रामेटिकली शो करूँ तो पॉजिट्रॉन निकलने की कोशिश तो करता है, लेकिन ट्रैप हो जाता है, इस बाउंड्री के अंदर फंस जाता है, बाहर नहीं जाने देता वो उसको, क्योंकि सारे पॉजिटिव चार्जेस अंदर ही रहते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन बाहर आता है। डू यू गाइस गेट दिस? यस। तो इससे अब जरा थोड़ा सा चार्ज एनालिसिस करते हैं। चार्ज एनालिसिस का क्या मतलब है, मान लेते हैं कि हमारे पास जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था उसके पास 10 प्रोटॉन्स थे, या एक काम करते हैं, प्रोटॉन से ज्यादा अच्छी चीज, 10 प्लस चार्जेस थे। ठीक है, और इसके पास थे 10 न्यूट्रल चार्जेस, न्यूट्रॉन्स। इसमें से एक न्यूट्रॉन टूट गया, तो टोटल 9 न्यूट्रॉन्स बचे होंगे, राइट, और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। लेकिन अब चार्ज पता है क्या हो गया होगा, 11 हो गया होगा। क्यों 11 हो गया होगा? क्योंकि 10 तो था पहले से ही चार्ज इसका अपना ओरिजिनल, राइट। लेकिन जो पॉजिट्रॉन इसमें जनरेट हुआ है उसका चार्ज भी क्या होता है, प्लस होता है ना। तो 10 में 1 पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, ऐड हो गया। तो टोटल देखा जाए तो यहाँ पे भी मास नंबर 20 था, यहाँ पे भी मास नंबर क्या होगा, 20 ही रहेगा। तो मास नंबर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन चार्ज नंबर 1 यूनिट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ये बताओ, ये बात समझ में आती है? यस। पक्की बात है? जी सर। गुड, नाइस। तो अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि सर बीटा डिके में क्यों कह रहे थे कि सिर्फ चार्ज बढ़ेगा। यानी कि अब आप नोट करो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि मेरे पास अगर यहाँ कार्बन था जिसने बीटा डिके किया, तो मैंने यहाँ दिखाया बीटा पार्टिकल, जिसे हम इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, दोनों एक ही चीज है। और अब कार्बन 612 था ना, लेट से, तो अब ये बन जाएगा नाइट्रोजन 712। तो किस चीज पे फर्क पड़ा, चार्ज नंबर बढ़ गया, लेकिन मास नंबर सेम है, लेकिन इक्वेशन ओवरऑल बैलेंस है। 7 और प्लस करेंगे -1 अगर, तो 7 + -1 वुड बी 6, एंड 12 + 0 वुड बी 12। तो इक्वेशन स्टेज बैलेंस। ये बताओ, ये बात समझ में आती है? यस। अच्छा, ओके, गुड। इसके बाद गैमा है। गैमा का क्या सीन है, गैमा के एमिट होने से कुछ भी नहीं होगा। यानी कि गैमा के एमिट होने से ना चार्ज पे फर्क पड़ेगा ना मास पे, सिर्फ एनर्जी रिलीज है, और होती रहेगी जैसे ये नजर आ रहा है, हो रही है रिलीज। देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो इशू इन दैट। यू गाइस गेट दिस? यस। क्या कह रहे हैं बेटा अलीशा? कोई चेंज नहीं आएगा चार्ज और मास में, नथिंग, या एग्जैक्टली दिस इज सेम। मैंने भी तेरे से मैंने कुछ। तो इसके बाद हमारा जो टाइप 1 समझ लो चीज है, वो सर खत्म। सर जी जी।
ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का क्या मतलब हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का मतलब हुआ कि जो एनर्जी ये रिलीज कर रहा है, जो इसमें से बाहर निकल रही है, वो ईएम एनर्जी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट या अच्छा, इंफ्रारेड, सही है। या जो भी आपने पढ़ी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो हो सकती है। ये सर। ठीक है। अच्छा, अब ये बेसिक था आपका, बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब आपने इसको गो थ्रू करना है, मैं ये स्लाइड्स आपको भेज दूंगा, फिर हम यहाँ से इंशाल्लाह ताला आगे चलेंगे। आप समझ लो आपका टाइप 1 जो चैप्टर है वो बेसिक खत्म हो गया। अब इंशाल्लाह ताला फिर आगे कुछ कैलकुलेशंस करेंगे और चैप्टर खत्म। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, चलिए, ओके, लेट्स एंड दिस, अल्लाह हाफ़िज़।